हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? एंड सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे और खूब तैयारी कर रहे होंगे अपने अपने एग्ज़ाम्स की। और देखिए, मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे ही आते हैं कि देखो, जो हमने लास्ट फिजिक्स में जो अपना टॉपिक एंड किया था दैट वाज, हमने फाइंड आउट किया था ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। और मैंने लास्ट टाइम आपको स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड को काफ़ी प्रॉपरली और काफ़ी लॉन्ग में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, देखिए पहले तो जो डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहा है मुझसे बार बार, मैं पिछले वीडियो में भी ये चीज़ रिपीट कर चुका हूँ कि एक बार पहले इसके पुराने वीडियो को देखिए, तब आपको ये प्रॉपरली समझ में आएगा। स्केलर फील्ड मेरा क्या था, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम, मैं केवल स्लाइटली रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। लास्ट टाइम ये चीज़ें तो हम ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं, यही मेरा फिगर था और ये चीज़ें हम ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं। लेकिन मैं हल्का सा एक लाइट रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे हम जिस रूम में खड़े हैं, ठीक है ना, तो सन तो हमसे कई हाइट पर है। अब आजकल विंटर सीजन चल रहा है, तो विंटर सीजन में डेफिनेट है कि जहाँ पर जो बॉटम एरिया है मेरा, जिस सरफेस पर मैं खड़ा हूँ, सबसे कूलेस्ट टेम्परेचर भी ये है। उससे थोड़ी सी हाइट पर आऊँ तो टेम्परेचर कुछ और वैल्यू आ रही है। मीन टू से, अगर मैं किसी एक रूम को कंसिडर कर रहा हूँ, और लास्ट टाइम मैंने इस बात को एक्सप्लेन भी किया था, उसमें कई बच्चे हो सकता है इस बात से लेकर कंफ्यूज हो कि सर टेम्परेचर तो कोऑर्डिनेट पर डिपेंड ही नहीं करता। तो कोऑर्डिनेट पर डिपेंडेंसी की हमने बात ही नहीं करी है। मैंने आपको बताया भी था कि फील्ड हमारा, जब हम स्केलर फील्ड की बात कर रहे थे, हम ऐसे सरफेसेस को कंसीडर कर रहे थे। अगर मान लो मेरा ये रूम है, मैंने यही फिगर एग्जैक्टली लास्ट लेक्चर में भी आपको रिपीट किया था। अगर मान लीजिए मेरा रूम है, ये मेरा बॉटम सरफेस एरिया है, इसी को मैंने बॉटम सरफेस एरिया कहा था। आपको क्या बोला था भाई, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर ये होगा। अब इससे अगर मैं कुछ हाइट पर चले जाऊं, इस हाइट पर चले जाऊं, मान लीजिए मैंने ये वाली हाइट ले ली, मैं इस हाइट पर चला गया। कितनी हाइट पर? यहां से बॉटम से H1 हाइट पर। अब सन तो मेरा यहां बैठा हुआ है ना, सन तो मेरा यहां बैठा हुआ है, तो सबसे हाईएस्ट जो टेम्परेचर होगा, हाईएस्ट टेम्परेचर कहां पर होगा? इस रूफ पर होगा। एग्जैक्टली, मतलब मेरे पास, अगर मैं इस रूफ को कुछ नाम दे दूं कि ABCD, जो ये वाला सरफेस है, सबसे हायर टेम्परेचर को कंटेन करेगा। स्केलर फील्ड कहने का मतलब होता है एक ऐसा फील्ड जिसके प्रत्येक पॉइंट पर, हमारी बात क्या, जिसके प्रत्येक पॉइंट पर, मतलब जैसे मैंने ये वाला नीचे वाला जो सरफेस बनाया, इसको मैं स्ट्रेट लाइन से दिखा दे रहा हूं, ये ऐसा फील्ड होगा जिसके प्रत्येक पॉइंट पर स्केलर की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। जैसे अगर मैंने कहा कि इस पॉइंट पर टेम्परेचर मान लीजिए मेरा, फॉर एग्जांपल के मैंने कहा 19 डिग्री सेल्सियस है, विंटर सीजन चल रहा है इसलिए कह रहा हूं। मान लीजिए यहां पर आपका 23 डिग्री सेल्सियस है, और हाइट में जाओगे, क्यों? क्योंकि सनलाइट से तो काफी हीटेड होगा, सारी बात के सनलाइट से काफी हीटेड होगा, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर और ज्यादा होगा। तो इस यहां पर मेरा ये T1 23 डिग्री सेल्सियस कहने का मतलब है कि इस जो जिसको मैंने स्ट्रेट लाइन से कर रखा है, मतलब अगर मैं ये पॉइंट D डैश, इसको A डैश, ये पॉइंट को C डैश और B डैश अगर नाम दे दूं, मतलब आपका कौन सा सरफेस, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, इसके प्रत्येक पॉइंट पर, अब यहां पर आप कितने भी पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, जितने भी पॉइंट आप कंसीडर करेंगे, सब पर मैं टेम्परेचर क्या कंसीडर करके चल रहा हूं, दैट इज 23 डिग्री सेल्सियस। हमारा टेम्परेचर कितना है? 23 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही जो नीचे वाला मेरा बॉटम सरफेस है, इसके प्रत्येक पॉइंट पर मेरा टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेरे लिए क्या है? एक स्केलर फील्ड है, दैट इज ए स्केलर फील्ड। और ऐसे ही हम वेक्टर की भी बात करते हैं, तो ये हम वेक्टर फील्ड में भी सेम हमारी वही प्रोसेस रहती है कि हम एक ऐसे सरफेस को कंसीडर करते हैं जहां के प्रत्येक पॉइंट पर वेक्टर क्वांटिटी के हम मैग्नीट्यूड को भी डिफाइन कर सके, और वहां पर साथ में एक चीज और इंक्लूड हो जाती है, उसकी डायरेक्शन की भी जब हम बात करते हैं। अच्छा, अब हम यहां पर जो हमारा मेन टारगेट है वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड का अर्थ क्या है? बेसिकली हम एक्चुअली टारगेट हमारा क्या है, हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी भौतिक सार्थकता क्या है, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा और डीप में जाइए। देखिए, अगर मैं किसी भी स्केलर फील्ड में, बाद में हम उसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अगर हमने कहा हम स्केलर फील्ड में, मैंने कहा ये कोई स्केलर फील्ड है, अब अगर मैं इसको स्केलर फील्ड कह रहा हूं, तो फिर से समझिए, अगर मैंने कहा ये स्केलर फील्ड है, इसका मतलब इसके प्रत्येक पॉइंट पर जो स्केलर क्वांटिटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। अगर मैंने स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू दे दी, कितनी है? 5 है। इसका मतलब इस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर 5 का मान मेरे लिए क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब at every point of within surface, at every point within surface, within surface, there would not be any change in value of phi.
मतलब यहाँ इस सरफेस की अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा था ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, तो इसमें तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट कंसीडर कर सकते हो ना, और हर पॉइंट पे मैं टेंपरेचर क्या कर रहा हूँ 23 डिग्री सेल्सियस हम टेंपरेचर को कंसीडर कर रहे हैं। ऐसे मैंने जो यहाँ पर सरफेस कंसीडर किया, इस तरह से कंसीडर कर लो कि भाई ये मैंने सरफेस कंसीडर किया। आप इसको तो आप कैसे भी कोई भी स्लोप में बना लीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये रेक्टेंगल ही हो। तो हम रूम की बात कर रहे थे, देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस की बात कर रहे थे। अदरवाइज तो ये रूम आर्बिट्री किसी भी तरह से ड्रॉ किया जा सकता है, बट हमारे पास कंडीशन क्या है कि इसके प्रत्येक पॉइंट पर जो मेरा स्केलर फंक्शन है या स्केलर पॉइंट फंक्शन है, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब विद इन दैट सरफेस डी फाई, मतलब ये डी फाई मेरा क्या बना रहा है, चेंज इन फाई, वो वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहां पर मेरा फाई प्लस डी फाई क्या बना था कि इसमें कुछ इंक्रीजमेंट हुआ है। जैसे 23 डिग्री सेल्सियस मैंने इसको कहा, इसको 25 डिग्री सेल्सियस कह दिया जो रूफ का टेम्परेचर है। मतलब वहां पर मेरा क्या टर्म बता रहा है कि जो मेरा dt टेम्परेचर है, जैसे इसका टेम्परेचर अगर मैं T नाम ले दूं, इसके टेम्परेचर को T प्लस dt कह दूं, तो dt इज जस्ट इंडिकेटिंग 2 डिग्री सेल्सियस, वो मेरे 2 डिग्री सेल्सियस के इंक्रीजमेंट को बता रहा है कि वहां पर जब मैं एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर गया तो मेरे स्केलर फंक्शन में कितना चेंज आया। लेकिन अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, हम बात करें एक ही प्लेन सरफेस की, कि एक ही प्लेन सरफेस पर अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेरी कर रहा हूं, इस पॉइंट से, लेकिन हम बात करें एक ही प्लेन सरफेस की, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मैं वेरी कर रहा हूं तो मेरे फाई की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देयर शुड नॉट बी एनी चेंज, यहां पर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर कोई चेंज नहीं है तो आपने जो देखो हमने ये स्टार्टअप हमने प्राप्त ऑब्टेन किया था वैल्यू, इसका मतलब फॉर अ सिंगल प्लेन सरफेस आपके लिए वैल्यू क्या जाएगी, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर दैट शुड बी 0, डी फाई दैट इज द चेंज इन आपका जो फील्ड है, ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये भी आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने आपको बताया था किसी भी स्केलर फील्ड का जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो मेरे को क्या मिलती है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। अब ये क्या है, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट, और दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट को आपने मल्टीपल टाइम्स इस चीज को मैं बता चुका हूं। ए डॉट बी क्या लिखते हैं आप, ए बी कॉस थीटा, मतलब डी ग्रेड फाई, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो आप क्या लिखेंगे, ए क्या होता है फर्स्ट वाले का मॉडुलस दैट इज मॉडुलस ऑफ ग्रेड फाई, सेकंड वाले का मॉडुलस दैट इज मॉडुलस ऑफ डी आर। इज दैट क्लियर? और इनके बीच का एंगल कुछ भी आप कंसीडर कर लीजिए, मैंने मान लिया इनके बीच का एंगल क्या है, फाई डैश है, या फाई हमने कहीं कंसीडर तो नहीं कर रखा, नहीं कंसीडर किया, हमने मान लिया इनके बीच का एंगल क्या है, फाई है। तो ये वैल्यू अगर मेरे पास 0 आ रही है तो ग्रेडियंट फाई तो 0 नहीं हो सकता, dr की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती, डेफिनेट है cos फाई की वैल्यू भी 0 रहेगी। और cos फाई की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब ये फाई की वैल्यू कितनी है, दैट इज पाई बाई 2। इसका मतलब ग्रेडियंट फाई और dr वेक्टर, ग्रेडियंट फाई और dr वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, पाई बाई 2। तो ये लाइन मुझे क्या बता रही है, ये लाइन बता रही है कि जिस डायरेक्शन में ग्रेडियंट फाई होगा और जिस डायरेक्शन में dr होगा, ये एक दूसरे के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करेंगे, ठीक एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब इसको एक बार स्लाइटली कॉपी कर लीजिए, फिर हम यहाँ पर से इसको डिफाइन करके इस चीज को लिख दे रहे हैं। एक बार स्लाइटली हल्की कॉपी कर लीजिए, फिर मैं उसको राइट आउट कर रहा हूँ कि आपको किस तरह से उसे एग्जाम में एक्सप्लेन करना है। लेकिन आई थिंक तो आपको एक चीज समझ में आई होगी, क्या है ये फाई, ग्रेडियंट फाई और dr वेक्टर के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये मेरा फंक्शन। क्लियर? तो एक बार इसको देख लीजिए। तो देखिए मैंने स्लाइटली उसको डिफाइन करके लिखा हुआ है, क्या, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड वी फर्स्ट कंसीडर अ स्केलर फील्ड एंड जॉइन ऑल द पॉइंट्स ऑफ द फील्ड इन विच द फिजिकल क्वांटिटी फाई हैज द सेम वैल्यू। जो मैं आपको स्टार्टिंग में से अभी से समझा रहा था, या तब से मैं आपको जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि हम स्केलर फील्ड के अंदर, स्केलर फील्ड तो बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे पूरा रूम ही है, ये पूरा मेरे लिए स्केलर फील्ड है, लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग सरफेस ऐसे हैं जिस पर क्या थे, टेम्परेचर सेम थे। जैसे इस वाले सरफेस पर टेम्परेचर अलग था, इस पर टेम्परेचर अलग था, इस पर टेम्परेचर अलग था। जितने भी आपके सरफेसेस होंगे सब पर टेम्परेचर, तो हमने केवल किन पॉइंट्स को मिलाना है, जॉइन ओनली ऑल दोस पॉइंट्स ऑफ द फील्ड एट व्हिच द फिजिकल क्वांटिटी फाई हैज द सेम वैल्यू। इस तरह के सरफेस जिन पर फंक्शन की वैल्यू फाई का मान सेम रहता है, उनको हम बोल देते हैं लेवल्ड सरफेस या लेवल सरफेसेस। अब इसका मतलब समझे, यहां पर भाई अगर मैं
दैट इज, अगर मैं ये मान लूं कि ये स्केलर फील्ड में ये वो सरफेस है जिसके प्रत्येक पॉइंट पर मेरे स्केलर फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। अब अगर मैं इसके पैरेलल में, ठीक है ना, कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लूं, अगर मैं यहां को कंसीडर कर लूं कि यहां इसके पैरेलल में कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है dr वेक्टर, तो मैंने क्या कहा था आपसे, भाई इस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर तो फाई की वैल्यू सेम है, हर जितने भी पॉइंट होंगे सब पर फाई सेम है, मतलब इफ फाई इज कांस्टेंट फॉर सरफेस, तो इसका मतलब द चेंज इन फाई, डी फाई की वैल्यू मेरे लिए क्या हो गई थी, 0। अब मैं आपको उससे लिखा रहा हूं किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, तो डी फाई मेरे लिए क्या हो गया था, 0। और मैंने क्या कहा, अगर मैं इसके पैरेलल मींस किस तरह से हम बात कर रहे हैं, जैसे हम इस सरफेस के को लेके कंसीडर करें, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इसके पैरेलल ही कंसीडर किया। अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इसके पैरेलल कंसीडर कर रहे हैं, तो डी फाई की वैल्यू मेरे पास थी क्या, इट वाज ग्रेडियंट फाई डॉट dr वेक्टर इक्वल्स टू 0, और इसका प्रोडक्ट मैं पहले ही बता चुका हूं, इट इज मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई मॉड ऑफ dr वेक्टर, और इनके बीच का एंगल मैंने मान लिया अगर फाई है इट शुड बी 0। अब ग्रेडियंट फाई तो 0 नहीं हो सकता, ना ही dr वेक्टर 0 हो सकता है, क्योंकि हमने उसके टेंजेंट ले रखा है, उस सरफेस के स्पर्शी में कंसीडर कर रखा है, तो cos फाई ही डेफिनेटली आपके पास क्या है, 0 है, या फिर फाई की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2। इसका मतलब अगर dr मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूं, इसका मतलब ग्रेडियंट फाई की डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन आ जाएगी, ग्रेडियंट फाई की डायरेक्शन होगी, ये मेरी है डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट फाई मेरा इस डायरेक्शन में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ कितने का एंगल सबटेंड कर रहा है, दैट इज सबटेंडिंग एन एंगल पाई बाई 2। तो इस चीज को आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं कि दैट इज the direction of gradient phi, जो हमारी ग्रेडियंट फाई की डायरेक्शन है वो क्या आ रही है, प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। और ये किस कंडीशन में आ रही है, जब हमने डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इसके पैरेलल लिया हुआ था। अच्छा, अब अगर हम बात करें दूसरी चीजों की, ठीक है ना, अगर हम भाई जब हम पैरेललिज्म की बात कर रहे हैं या अन्य चीजों की बात कर रहे हैं, तो आपके पास जो हमारे पास डी फाई की वैल्यू थी, सिंस डी फाई ही, अब ये मैं लास्ट लेक्चर का ले रहा हूं और उसी को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये वैल्यू थी मेरे पास ग्रेडियंट फाई डॉट dr वेक्टर। इसको अगर आप सॉल्व करें, इट इज अगेन मॉड ऑफ ग्रेडियंट फाई मॉड ऑफ dr, एंड इनके बीच का एंगल मैंने cos फाई कंसीडर किया हुआ है, तो इसका मॉड तो यही आ गया, ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई इट इज dr cos फाई। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा आप इस चीज को देखें कि ये वैल्यू जो चेंज इन फाई आ रहा है, रेट ऑफ चेंज इन फाई है, ये मैक्सिमम कब हो सकता है, द चेंज इन फाई, हमारा जो स्केलर फील्ड की वैल्यू है उसमें मैक्सिमम चेंज कब आ सकता है, अगर मैं ये फाई की वैल्यू को कंसीडर कर लूं 0, तो आपके पास ये कंसीडरेशन क्या बन गया, डी फाई इक्वल्स टू दैट इज मॉड ऑफ ग्रेड फाई, और ये किसका मैग्नीट्यूड है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट का, जो आपने स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट जिसको हम वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं उसी का मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट किया, एंड दैट इज dr। तो d फाई बाई dr ही आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेडियंट फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि किसी भी स्केलर फील्ड का जो ग्रेडियंट होता है वो एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड, वो एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम, क्योंकि इससे ज्यादा तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि cos 0 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, जिसका मैग्नीट्यूड फाई में dr के अलोंग, r डायरेक्शन के अलोंग फाई में होने वाले मैक्सिमम चेंज को, एवं जिसकी डायरेक्शन उस पॉइंट पर उस दिए गए प्लेन के, जबकि dr मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसके हम पैरेलल कंसीडर कर रहे हैं, के ठीक परपेंडिकुलर जाती है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, दैट इज gradient of a scalar field
scalar field is that vector quantity whose magnitude is the maximum rate of change in scalar field and whose direction, और इसकी डायरेक्शन क्या जा रही है आपके, whose direction is the maximum rate of change of scalar quantity at that point, उस पॉइंट पर विद इन द फील्ड के अंदर, ठीक है ना। तो आपका ग्रेडियंट हमारा किसी भी, अगर हम स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट निकाल ले तो मुझे बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है मुझे, फाई में होने वाला मैक्सिमम चेंज किसकी डायरेक्शन में, आर की डायरेक्शन में। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में चले जाते हैं यार, क्योंकि हो सकता है आपको ये डेफिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रही हो। आप इस तरह से कंसिडर कर लो कि मेरे पास जैसे मैं खड़ा हूं, हम टेम्परेचर के केस में लेके चल रहे थे तो सबसे बेस्ट एग्जांपल वही ले लेते हैं। तो जैसे ये मान के चलिए कि मेरे पास ये एक वॉल है और मैं बीच में खड़ा हूं, मेरे पीछे एक दूसरी वॉल है, ठीक है ना। हमने दो वॉल कंसिडर कर लिया और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर कुछ बिलो टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं देखो, अगर मैं यहां से इस डायरेक्शन की तरफ अगर मैं फ्लो कर रहा हूं, इस डायरेक्शन की तरफ जाऊं, ठीक है ना, तो मैं किसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ हीट। मैं हीट तो मुझे क्या फील होने लगेगा, मुझे हीट फील होने लगेगी, मुझे गर्मी लगने लगेगी। लेकिन अगर मैं, ये मेरी वॉल है और अगर मैं इस दिशा में जाऊं तो ऐसा थोड़ा कि मुझे हीट नहीं आएगी, मेरे पास हीट तो अभी भी आई है, ठीक है ना। लेकिन जब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा था, whenever I was going in that particular direction, जब मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था तो मेरे को हीट जो मेरे को मिल रही थी वो ज्यादा मिल रही थी एज कंपेयर टू जब मैं इस तरह से मूव कर रहा हूं। अरे बात क्लियर। तो यहां पर आपका देखो कि ग्रेडियंट जो आपका फाई, इसीलिए जो ग्रेडियंट फाई की डायरेक्शन है, हम मैक्सिमम या उस वेक्टर क्वांटिटी की बात करें जो क्या जा रही है, प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर जा रही है। क्यों? क्योंकि हमको जब हम यहां पर हीट ऑब्टेनिंग की बात करें तो अगर मैं फ्रंट इस तरह से मूव कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा हीट मुझे तभी मिलेगी, मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो आई विल गेट ऑल्दो हीट, मुझे तो मिलेगी, हीट तो मिलेगी, बट एज कंपेयर टू दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के कंपैरिजन में मेरे को हीट क्या मिल जाएगी, कम मिल जाएगी। तो आपको आई थिंक तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस सही से आया होगा समझ में। और ये जो हमारा पहला टॉपिक था दैट वाज ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। अब इसको क्लोज करके हम अपने नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी की ओर मूव करेंगे। तो इस सेशन के लिए ये सफिशिएंट है एंड टिल देन गुड बाय।